नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की तैयारियों पर। दरअसल प्रधानमंत्री का रिश्ता मध्य प्रदेश से पुराना है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की ये 5वीं मध्य प्रदेश यात्रा होगी, जो झाबुआ में पहुंचेंगे। वो दरअसल शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि पर वो पहुंचने वाले हैं और उसकी स्वागत और तैयारी के लिए सरकार से संगठन तक सब एकजुट होकर एक तरह से पूरी तैयारियों में जुट गए। जैसे कोई किसी बारात की स्वागत में जुटता है, मेहमान के अतिथि के स्वागत में जुटता है, ये सारी तैयारियां हो रही हैं। नंद कुमार सिंह चौहान, सुहास भगत, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। जहां तक चंद्रशेखर आजाद का मामला है, उनके स्वतंत्रता संग्राम से किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, ना वो इसके मोहताज है। लेकिन मध्य प्रदेश की भूमि में उनका जन्म हुआ था। अलग बात है कि उनका कार्यक्षेत्र, उनका कर्मभूमि पूरा देश रहा और इलाहाबाद में वो एक घटना में शहीद हुए थे, जहां पुलिस ने उनको एनकाउंटर किया था। तो दरअसल हम बताना चाहते हैं कि मोदी की इस यात्रा के मायने क्या हैं। प्रधानमंत्री जो हमारे राष्ट्र के उन नायकों को हमेशा हमारे हृदय में स्थान रखते हुए, उन्हें स्मरण करते हुए और उस दिशा में देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, वे चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मस्थली पर पहुंच रहे हैं। कितने कार्यकर्ता पहुंचेंगे? लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और उसी दृष्टि से ये बैठक रखी गई है। ये कार्यक्रम में सब आए। चंद्रशेखर आजाद राष्ट्र नेता थे और भी जो वहां आते हैं उनको स्मरण करने, नमन करने, सबका स्वागत। तो बाखबर में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे मेहमानों के साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार ऋषि पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल जो अलीराजपुर में चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थल है, वहाँ कई बार यात्राएं हुई है। सवाल है कि ये यात्रा क्यों? दरअसल मोदी से निकटता भारतीय जनता पार्टी के हर मुख्यमंत्री को एक जरूरत है, एक चाहत है। मध्य प्रदेश को लेकर बहुत सारी किंवदंतियां हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मोदी का तालमेल पहले कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब जो उनकी केमिस्ट्री है वो बहुत बढ़िया जान पड़ती है, क्योंकि मोदी बार बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इसके मायने क्या है रमेश शर्मा जी? देखिए, मोटे तौर पर मोदी जी से शिवराज जी की केमिस्ट्री शुरू से अच्छी रही। उसका एक कारण है कि दोनों लोग साथ साथ भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में थे। एक महामंत्री थे तो वो शिवराज जी संसदीय बोर्ड में उस वक्त थे, तो दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही। मुझे कई वक्त इन खबरों पर आश्चर्य होता है कि दोनों की केमिस्ट्री ठीक नहीं रही, और उसके बाद से उनकी ठीक ठाक रहा। जहां तक उनका भावरा आने का सवाल है, चंद्रशेखर आजाद की जो जन्मस्थली है, ये भाजपा की उस क्रिया का, उस कोशिश का एक हिस्सा है। भाजपा की शुरू से एक आदत रही है कि जो राष्ट्र नायक रहे हैं वो लोग, जिन्होंने देश के लिए शहीद हुए हैं वो लोग, और जो महापुरुष रहे हैं वो लोग, उनको हम सामने ला करके नई पीढ़ी को आदर्श बनाएं। जिस तरीके से मतलब पटेल को गुजरात में उन्होंने बहुत एक प्रमुखता दी, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में अंबेडकर को और चंद्रशेखर आजाद को एक उन्होंने आइकॉन की तरह माना। इस यात्रा को, इसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। मेरी दृष्टि में इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अब लेकिन चूंकि मोदी जी और शिवराज जी दोनों राजनीति में काम करते हैं, तो राजनीति के क्यास तो लगाए ही जाएंगे और उसका राजनीतिक लाभ उनको मिलेगा, और वो जरूर मिलेगा, ये अलग बात है। लेकिन उनकी जो कोशिश रही है, उनकी कोशिश व्यक्तित्व का सामने लाना है और युवा पीढ़ी को और नागरिकों को उसका आइकॉन बनाना है। इसी दृष्टि से मैं इसको इसी दृष्टि से देखता हूं। खासतौर से अगर राघवन जी आप देखेंगे, मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जो क्रांतिकारी रहे हैं, जिनको गरम दिल का माना गया है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद हैं, जिसमें भगत सिंह हैं, जिसमें अशफाक उल्लाह हैं और दूसरे लोग हैं, इन सारे लोगों को आजादी के बरसों बाद तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या शहीद माना ही नहीं गया था। 77 तक तो इनको अंग्रेजों ने इनको गुंडा लिस्ट में रखा था, तो ये गुंडा लिस्ट में ही माने गए थे।
उसके बाद जब 77 में सरकार आई तब उसमें से वहां से हटा था। और पिछले अभी 10 साल पहले तक किसी ने आरटीआई में सवाल पूछा था तो तब तक उनको स्वतंत्र शहीद नहीं माना गया था। तो ये जो स्थिति है, उस जो मिथक है जो अंग्रेज यहाँ पर बुराइयां छोड़ गए थे, उस बुराई को दूर करने के लिए राष्ट्र पर मर मिटने वालों का जो चेहरा है वो लोगों के सामने आए, उनकी सही तस्वीर के रूप में सामने आए। मैं समझता हूं मोदी की यात्रा का यही मतलब होना चाहिए। पांडे जी, मोदी जी की इस यात्रा का कोई राजनीतिक मतलब नहीं है, शर्मा जी की ये राय है, आमतौर से नहीं है। अगर कोई लाभ मिलता है तो ये अलग बात है। जहां तक हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो रियल हीरो हैं उनको अंग्रेज क्या बता गए थे, क्या कहते थे, अलग बात है, लेकिन पूरा देश इनको अपना हीरो मानता था। लेकिन हमारा जो चर्चा का विषय है वो ये है कि मोदी की ये 5वीं यात्रा है और इस 5वीं यात्रा में क्या कुछ निकलने वाला है। क्योंकि अभी तक जो भी है, मोदी और शिवराज जी के बारे में ये कहा जाता था कि शिवराज जी अडवाणी कैंप के थे और प्रधानमंत्री के मामले में कहीं ना कहीं उनकी कुछ राय भिन्न हुआ करती थी। उस पूरे मामले को जोड़कर आप देख सकते हैं इस घटनाक्रम को। देखिए राघवेंद्र जी, राजनीति के क्षेत्र में जो व्यक्ति काम कर रहा है तो ये तो आप भूल जाइए कि वो राजनीति के इतर भी जाके कुछ सोचेगा। यदि मोदी जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली पर आ रहे हैं, कोई कार्यक्रम बीजेपी रख रही है, और जैसा नंद कुमार सिंह चौहान जी के भी हम बाइट सुन रहे थे, वो कह रहे थे हम लाखों लाख लोगों को वहां पे इकट्ठा करके ले जाएंगे। तो एक तो बात हो गई श्रद्धा की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अमर शहीद सब है अपनी जगह। चंद्रशेखर आजाद से बड़ा व्यक्तित्व भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके समकक्ष लोग गिनती के ही हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कम उम्र में अपना बलिदान दिया। हम जो चर्चा लेके बैठे हैं आज, जो जिस विषय पे हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं वो है कि क्या इसमें कोई राजनीति है और इससे क्या निकल रहा है। हम और शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री का, जैसा कि आपने शुरुआत में पूछा, निश्चित तौर पे बीजेपी अपने आप को इन शहीदों से जोड़ना चाहेगी। उसकी वजह है कि बीजेपी के साथ एक बहुत बड़ा आरोप शुरू से लग रहा है कि बीजेपी का अपना कोई ऐसा पुरुष नहीं है, कोई ऐसा बड़ा व्यक्तित्व नहीं है जिसको बीजेपी शहीदों की दर्जा देकर स्वतंत्रता आंदोलन से जिसको जोड़ के, और वो बहुत से लोग कांग्रेस के साथ गए, या जो लोग कांग्रेस के साथ नहीं गए वो उनके साथ वो एक स्वतः स्थिति में है। बीजेपी का कोई अपना हीरो नहीं है, फ्रीडम फाइटर बीजेपी का हीरो नहीं है, इसलिए बीजेपी ने सुभाष चंद्र बोस को अपना हीरो बनाया, बीजेपी ने चंद्रशेखर आजाद को अपना हीरो बनाया, सरदार पटेल को उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश करी, हाईजेक करने की कांग्रेस से। जी जी जी, वो ऐसी गलती जवाहरलाल नेहरू के साथ नहीं करेंगे, वो किसी व्यक्ति के साथ नहीं करेंगे जिसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर कट कांग्रेस के साथ जो घालमेल करती हो। चंद्रशेखर आजाद के साथ देश का युवा है, और मोदी जी की राजनीति का जो पूरा, मोदी जी जिस राजनीति को लेके चल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जिस राजनीति को लेके चल रहे हैं, वो युवा को अट्रैक्ट करने की राजनीति है। और युवा को अट्रैक्ट करने के लिए उनको इस तरह के जो देश के लिए जो शहीद हुए, जो युवा अवस्था में हुए और जिनके एक आवाज पे आज भी युवा एकजुट हो सकता है, ऐसे लोगों को वो अपने साथ में लेके चलना चाह रहे हैं। राजनीति तो बिल्कुल 100% है, क्योंकि अब 2 साल हो गए, 3 साल मोदी जी का 2 साल कार्यकाल खत्म हो गया, तीसरा शुरू हो गया है। ये कार्यक्रम पहले भी हो सकता था, चुनाव के 2 साल बचे हैं। और शिवराज जी से क्वेश्चन की बात आप आगे पूछेंगे, मैं जरूर बताऊंगा। अभी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा कहना ये था कि ये विवेकानंद जी को भी, जो आपने कहा ना कि एक यूथ आइकॉन की बात करती है बीजेपी हमेशा, युवाओं के मामले में उन्होंने जैसे पहले विवेकानंद जी को किया था कि विवेकानंद को विद्यार्थी परिषद, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि ये शहादत का मामला, देश की आजादी का मामला, लेकिन बीजेपी ने अध्यात्म के क्षेत्र में भी युवा को ही चुना, जी विवेकानंद को चुना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यूथ को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं और उसके लिए आइकॉन बनाना चाहते हैं। विवेकानंद माने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इस तरह की चीजें हैं। तो रमेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बात की तस्दीक कर दी है पांडे जी ने कि ये मामला राजनीतिक तो है। अलग बात है कि जो केमिस्ट्री, जो उनके तालमेल की बात है, उस पर हम सवाल कर सकते हैं कि नहीं वो पहले से बढ़िया था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पूरे देश में चर्चा थी कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई गिल्टी फील कर रहा होगा या सबसे ज्यादा कोई टारगेट पर होगा तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ही होंगे, क्योंकि भाजपा शासित राज्यों में इन्होंने अकेले ऐसी लाइन ली थी जो मोदी के थोड़ा सा दाएं बाएं जा रही थी, और वो अडवाणी के नजदीक था। हालांकि ये विषय नहीं हमारा, चूंकि इसको स्पष्ट करना था इसलिए मैंने ये बात कही। आपकी इसमें क्या राय है जो पांडे जी ने कहा? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपकी बात को क्लियर कर दूं कि शिवराज जी का
आडवाणी जी के प्रति हार्डलाइनर कभी नहीं रहे। आडवाणी जी के घोषित कैंडिडेट रहे हैं विक्रम वर्मा, जिनके खिलाफ शिवराज ने चुनाव लड़ा है। ऐसी स्थिति में आप ये कैसे मान सकते हैं कि शिवराज आडवाणी जी के करीब रहे होंगे? तो कुल मिलाकर के शिवराज की लाइन शुरुआत से अगर आप देखेंगे तो एक तटस्थ की लाइन रही है। जो भी व्यक्ति राष्ट्र में नायक बनता है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर, शिवराज हमेशा उसके साथ रहे हैं। तो जो इतनी बड़ा जिन्होंने कदम उठा चुके हैं कि आडवाणी जी के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव उन्होंने प्रदेश का लड़ा था, तब आप नहीं मान सकते। एक नंबर बात। दूसरी मैं नंबर थोड़ा सा बात बताना चाह रहा जी। हूँ। दरअसल ये जो मोदी और आडवाणी के बीच का मामला था, ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से संक्रमण काल था। आडवाणी की विदाई की स्थिति थी और मोदी के प्रवेश का मामला था। तो उसमें वो पाले के दोनों तरफ तो खड़े नहीं सकते थे ना, कि एक पर आडवाणी की तरफ हो, एक पर मोदी जी की तरफ हो। तो सीधी सी बात है, उस समय वो दोनों पर उनके आडवाणी जी की तरफ थे, बाद में वो मोदी जी की तरफ आए, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं, मेरे ख्याल से उस समय शिवराज का तटस्थ भाव था और वो किसी के पक्ष में नहीं गए। और अगर किसी के पक्ष में जाते तो जिस ताजपोशी जहां हुई थी नरेंद्र मोदी की, और उसमें आडवाणी गए नहीं थे, उसमें शिवराज थे और शिवराज प्रस्तावकों में से एक थे उसमें से। तो खैर वो प्रसंग अलग हो गया। जहां तक एक मैं विवेकानंद का बताऊं तो विवेकानंद भाजपा के शुरुआती दिनों से आइकॉन रहे हैं। और विवेकानंद के जो गुरु भाई रहे हैं अखंडानंद जी के शिष्य रहे हैं गोलवलकर जी। और गोलवलकर जी जो कि संघ के द्वितीय संघ चालक थे, तो इस नाते विवेकानंद की नीतियां, उनका राष्ट्रवाद, उनका वेदांत, जो कि विवेकानंद अकेले धर्मगुरु नहीं रहे, उन्होंने केवल वेदांत पर भाषण नहीं दिया है, उन्होंने राष्ट्र के निर्माण पर और सामाजिक समरसता पर जितनी बातें विवेकानंद ने कही हैं, मुझे नहीं लगता कि आधुनिक दार्शनिक लोग, विचारक लोग उतना कहे उन्होंने हों। सारे वर्गों को जोड़कर देश को जी, बनाने जी, की बात की और थी। कोई हिंदू मुसलमान नहीं था उनके नहीं उसमें। था। तो चूंकि ये विवेकानंद की लाइन थी, इसलिए संघ की शाखाओं में सरनेम नहीं लिए जाते, नाम आधे ही लिए जाते हैं। चूंकि मैंने एक लंबे अरसे तक रिपोर्टिंग की है और एक पत्रकार के नाते मैं जहां तक संघ को समझा हूं कि रमेश जी, राघवेंद्र जी, ऋषि जी वो सरनेम नहीं लेते, पांडे जी या सिंह या शर्मा ऐसे नहीं। तो कुल मिलाकर सामाजिक समरसता का माहौल जो विवेकानंद ने संदेश दिया था, वो उसमें संदेश का रहा है। जहां तक ये उसी कड़ी में अगर नहीं थी भाजपा, जिन दोनों सरकार में भी नहीं थी, तब भी विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों में, भाजपा के कार्यक्रमों में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और अशफाक उल्लाह, इन बिस्मिल जैसे लोगों के नाम लिए जाते थे, इनको श्रद्धांजलि दी जाती थी। सावरकर, यद्यपि सावरकर से वैचारिक मतभेद थे संघ के, उसके बाद भी सावरकर की जयंती मनाई जाती। लेकिन हमारा मूल विषय था कि इस पूरी यात्रा से आखिर मध्य प्रदेश को क्या लाभ मिल सकता है, ये भी एक उसमें सवाल था। केमिस्ट्री तो चलिए ठीक है, बहुत पहले से उनकी मिली हुई थी और वो उनके प्रस्तावक थे, समर्थक थे, सब कुछ था। पांडे जी, क्या इस पूरे मसले में मध्य प्रदेश को लाभ मिलने की संभावना है उनकी यात्रा को लेकर? अपन अगर पूछें तो आपसे। मध्य प्रदेश को तो जो लाभ मिलेगा अपनी जगह है, पर बीजेपी को जरूर इससे लाभ मिलेगा। आप देखिए, जो आयोजन स्थल है वो झाबुआ जिला है। झाबुआ एक आदिवासी बहुल जिला है और जहां पर कांग्रेस ने, बीजेपी ने बहुत मुश्किलों के बाद पहली बार सफलता हासिल की थी दिलीप सिंह भूरिया के नाम के रूप में। और उपचुनाव हुए दिलीप सिंह जी भूरिया के निधन के बाद बीजेपी वहां से फिर गायब हो गई। उस क्षेत्र में नरेंद्र मोदी का आना और वहां पर सभी ज्यादातर जहां भी कार्यक्रम होते हैं, तो पहले सबसे जो पहली प्रायोरिटी पे तो लोकल वर्कर ही जुटता है। तो वहां पर सारे लोगों को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत का फिर से एक बार प्रदर्शन करेगी। और नरेंद्र मोदी जी के राज में बीजेपी शासित मध्य प्रदेश को लाभ शासन स्तर पे तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के इतने मंत्री हैं, मध्य प्रदेश से इतने सांसद वहां पे गए हैं और सारी मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं बहुत अच्छी स्थिति में हैं। जो राज्यसभा के थ्रू भी जो मंत्रिमंडल में गए, उनके पास भी बहुत अच्छे पोर्टफोलियो है। तो मध्य प्रदेश उस हिसाब से तो धनी है ही, पर जो संगठन को जो लाभ मिलना है वो आदिवासी क्षेत्र में अपनी पेट को दोबारा मजबूत करने की ठीक है। आपने कहा कि इस पूरी यात्रा से भले ही कुछ हो ना हो, लेकिन बीजेपी की एकजुटता नजर आएगी और मध्य प्रदेश में वो क्षेत्र जो कांग्रेस का गढ़ रहा है वो भाजपा के समर्थन में तब्दील हो सकता है। इस चर्चा को हम यही रोकते हैं और हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।